Hi everyone, welcome to the हिंदी मीडियम एनसीईआरटी सीरीज फॉर नीट बायोलॉजी। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम श्वसन में करने वाले हैं दैट इज श्वसन का नियमन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परिवहन के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एनसीईआरटी से हिंदी मीडियम की श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। छोटा सा टॉपिक है, उसमें से एनसीईआरटी से देखिए कीवर्ड्स उठाएंगे, क्या क्या कीवर्ड्स हैं करते जाइए साथ में। देखिए मानव में सबसे पहले तो लिखा है, मानव में अपने शरीर की ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। मतलब हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं कि हम हमारे जो श्वसन की लय है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो हम सांस लेते हैं और उसमें जो हम 5 टाइम टाइडल वॉल्यूम का एक्सचेंज करते हैं उसको संतुलित बनाए रखें। अगर वो इधर उधर जा रहा है तो उसको वापस से इतने पर लेकर आ सकें। ठीक है, तो स्थिर बनाए रखने की और संतुलित करने की हमारे अंदर क्षमता होती है। ठीक बात है। चलो अब काम की बात देखो। यह नियमन कैसे होता है बेटा? तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। हमारा तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र में भी कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र में बेटा ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी कौन? ब्रेन। ठीक है, पीएनएस नहीं, सीएनएस। सीएनएस में भी क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो आते हैं, ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? ब्रेन का बेटा मस्तिष्क का, देखो ब्रेन का मेड्यूला क्षेत्र, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेड्यूला क्षेत्र सबसे मेन होता है इस नियमन को करने के लिए, मेड्यूला क्षेत्र। अब मेडुला क्षेत्र में होता क्या है? मेडुला क्षेत्र में एक श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है। क्या होता है यहाँ पर? श्वसन लय केंद्र होता है मेडुला में। एक तो ये हो गया जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब अगला आ रहा है मस्तिष्क के ही पोन्स क्षेत्र में। मस्तिष्क के ही पोन्स क्षेत्र में क्या स्थित होता है? श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटेक्सिक केंद्र, एक ही बात है। तो दो केंद्र हुए बेटा, अभी तक दो केंद्र हो गए। एक हो गया श्वसन लय केंद्र, कहाँ पर पाया जाता है बोलो? ये पाया जाता है मेडुला में। और दूसरा हो गया श्वास प्रभावी या न्यूमोटेक्सिक या श्वास अनुचन केंद्र, ये कहाँ पाया जाता है? पोन्स में। दोनों ही नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन में है। एक मेडुला में है और एक पोन्स में है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे अगर हम, तो ये मेडुला में पाया जाता है, ये पोन्स में पाया जाता है। पर देखो आगे क्या लिखा है, इसके लिए श्वास प्रभावी केंद्र के लिए जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत कर सकता है। मतलब ये डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजता लंग्स के काम को चेंज करने के लिए। ये क्या करता है? श्वसन लय केंद्र जो मेडुला में है उसके कार्यों में सुधार करता है, उसको सिग्नल देता है, उसके हिसाब से वो आगे चीजें करता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। न्यूमोटैक्सिक वाला क्या कर सकता है बेटा? न्यूमोटैक्सिक वाला, ये न्यूमोटैक्सिक वाला जो क्षेत्र है, केंद्र है, वो क्या कर सकता है? अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है और इस प्रकार श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दर को, अवधि को कम कर देंगे, 5 सेकंड लगते हैं हमको एक बारी सांस लेने में, 2 सेकंड अंदर सांस लेने में, 3 सेकंड बाहर सांस छोड़ने में, तो वो जो अंतःश्वसन की अवधि है उसको अगर हम कम कर देंगे तो सांस जल्दी जल्दी हो जाएगी। सांस जल्दी जल्दी हो जाएगी तो श्वसन दर परिवर्तित हो जाएगा, मतलब श्वसन दर बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? न्यूमोटैक्सिक की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगला दिया हुआ है बेटा, इसके अलावा अगला दिया हुआ है लय केंद्र के पास ही एक रसो संवेदी केंद्र। थर्ड हो गया आपका, एक रसो संवेदी केंद्र पाया जाता है। वो क्या करता है? कलर चेंज कर देती हूँ। ये रसो संवेदी केंद्र क्या करता है? CO2 और CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। तो अगर रसो संवेदी क्षेत्र को पता चला, केंद्र को पता चला कि CO2 या हाइड्रोजन आयन में कोई चेंजेस हैं, तो वो फटाफट से किसको बता देता है? वो भी बता देता है बेटा लय केंद्र को जो मेडुला में रखा हुआ है। इन पदार्थों की अगर वृद्धि हुई, इन पदार्थों की अगर वृद्धि हुई तो यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके, क्योंकि ये बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा होते हैं कुछ और संवेदी संरचनाएं। फोर्थ नंबर पे कलर चेंज कर देती हूँ। कुछ होती हैं संवेदी संरचनाएं। किसके लिए संवेदी? CO2 के लिए और H+ के लिए। कहाँ पाई जाती हैं? महाधमनी चाप में और ग्रीवा धमनी में। ठीक है, ये क्या करती हैं? उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक
ये भी क्या करती हैं, लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। अब देखो हमको CO2 का रोल दिखा, H+ का यानी पीएच का रोल दिखा, पर कहीं पर डायरेक्ट O2 का रोल नहीं दिखा। हमको ठीक O2 करना है, लेकिन डायरेक्ट O2 को डिटेक्ट, O2 के लिए संवेदी संरचनाएं नहीं होती। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है बेटा, श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। ऑक्सीजन की भूमिका ऐसे महत्वहीन नहीं है, ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके नियमन में भूमिका महत्वहीन होती है, क्योंकि मेनली भूमिका किसकी आ जा रही है, नियमन करने में CO2 की, H+ की, पीएच की, क्योंकि इन सबके संवेदी संरचनाएं हैं हमारे पास, इन सबके रिसेप्टर है, इन सबकी ग्राही है, पर O2 की ग्राही नहीं है। तो नियमन करने में O2 का रोल नहीं है। ऐसा मत बोलना कि श्वसन में O2 का रोल नहीं है, श्वसन में तो O2 का रोल है ही, पर श्वसन के नियमन में CO2 और H+ के लिए हमारे पास ग्राही है, संवेदी संरचनाएं, इसलिए उनका रोल ज्यादा है और O2 का लगभग लगभग महत्वहीन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। क्यों है समझिए। अब इसी को बस शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो यहाँ पर पढ़ा। देखो एक बार क्या क्या बोलोगे एनसीईआरटी से, कि पहला हमारे पास श्वसन लय केंद्र है, एक तो कहाँ पर है बेटा, मेडुला में, मध्यांश में, ब्रेन में, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में हो गया। दूसरा हमारे पास श्वास प्रभावी केंद्र है, श्वास प्रभावी केंद्र, ये कहाँ पर है, पॉन्स में है। तीसरा हमारे पास रसो संवेदी केंद्र है, ठीक है, ये कहाँ पर है, मेडुला के पास, या फिर लिख लेते हैं एनसीईआरटी का ही, लय केंद्र के पास, लय केंद्र के पास, लय केंद्र मेडुला में है, उसी के पास लिख लेते हैं, लय केंद्र के पास। और चौथा है हमारे पास बेटा ग्राही, ग्राही को ही इसने क्या लिखा हुआ है, संवेदी संरचनाएं, ग्राही को ही क्या लिखा गया है, संवेदी संरचनाएं। तो मैं भी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, संवेदी संरचनाएं। देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ग्राही या संवेदी संरचनाएं किसके किसके लिए हैं, CO2 के लिए और H+ की सांद्रता के लिए, ठीक है। CO2 में क्या चेक करेंगे हम, PCO2 चेक करेंगे, सिर्फ CO2 में तो क्या ही चेक करेंगे, PCO2 कम हो गया या ज्यादा हो गया, H+ की सांद्रता कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो ये वाली कैसी हो गई, ये वाली हो गई दाब संवेदी, दाब संवेदी, दाब चेक कर रहे हैं। और ये वाली रसायन के लिए हो गई, ऑक्सी कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता चेक कर रहे हो ना, तो रसो संवेदी, रसो संवेदी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों ही पाई जाती हैं बेटा, एक तो महाधमनी चाप पर और एक ग्रीवा धमनी, ग्रीवा धमनी, कैरोटिड धमनी वो धमनी होती है जो महाधमनी से निकल के ब्लड को लेकर कहाँ जाती है, ब्लड को लेकर ब्रेन तक जाती है, ब्रेन तक जाने वाली धमनी है, ठीक है, इन दोनों में। यानी कि बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, महाधमनी चाप में दाब संवेदी ग्राही भी है जो PCO2 को चेक करेगी, और रसो संवेदी ग्राही भी है जो H+ की सांद्रता को चेक करेगी। यानी कि हम महाधमनी चाप में, यानी कि ब्लड में, यानी कि ब्लड में चेक कर रहे हैं आपका PCO2 और H+। और ब्रेन तक जो धमनी जा रही है, ग्रीवा धमनी, उसमें भी बेटा पाई जाती है दाब संवेदी ग्राही जो PCO2 को चेक करेगी, और रसो संवेदी ग्राही जो H+ की सांद्रता को चेक करेगी। यानी कि वहां पर भी हम क्या चेक कर रहे हैं, ब्लड में PCO2 और H+ को, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई। श्वास प्रभावी केंद्र के लिए क्या लिखा हुआ है, श्वास प्रभावी केंद्र में श्वसन अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है,
अंतः श्वसन अवधि को कम करेगा। तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसने लिखा है कि श्वसन की लय में परिवर्तन होता है। श्वसन अंतः श्वसन की अवधि कम कर दोगे तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है। रसो संवेदी केंद्र के लिए क्या लिखा हुआ है? रसो संवेदी केंद्र जो कि लय केंद्र के पास पाया जाता है, यानी मेडुला में ही लय केंद्र है, उसके जो पास पाया जाता है। ये CO2 और H+ में वृद्धि होने पर क्या करेगा? वृद्धि होने पर बेटा लय केंद्र को बता देगा, उसी के पास तो है, लय केंद्र को बता देगा। अंतःश्वसन की अवधि जो कम होती है श्वास प्रभावी केंद्र से, वो भी लय केंद्र को बताती है। इन सब में ये ग्राही भी क्या करती हैं? ये ग्राही भी जो भी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको किसे बता देता है? लय केंद्र को बता देता है। तो सबसे मेन जो है ना बेटा, लय केंद्र मेडुला में, उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से लिखा है ना, ये मुख्य रूप से तो है आपका श्वसन लय केंद्र, इसको बता दिया जाता है। इसको कौन कौन बता देगा? ये श्वसन लय केंद्र हो गया आपका मुख्य रूप से, जो कि मेडुला में रखा हुआ है। श्वास प्रभावी भी इसको बता देगा, रसो संवेदी भी इसको बता देगा, और जो ग्राहियां हैं बेटा PCO2 और H+ के लिए महाधमनी चाप और कैरोटिड आर्टरी में, वो भी किसको बता देंगी? लय केंद्र को बता देंगी। तो ये आपको याद रखना है इसमें। ये हो गया आपका श्वसन का नियमन एनसीईआरटी से। अब लास्ट हमको एनसीईआरटी से करना है श्वसन के विकार। चलिए ये भी कर लीजिए। देखिए श्वसन के विकार में हम पहले उठा लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एनसीईआरटी से जब और डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं तो हो सकता है मैच द कॉलम आ जाए। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपको बस उससे मैच कर देना है। सबसे पहले विकार दिया हुआ है दमा, ठीक है। अस्थमा दिया हुआ है, एस्मा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसमें कीवर्ड उठाई, श्वसनी और श्वसनिका में शोथ होगा। श्वसनी और श्वसनिका में शोथ होगा, जिसके कारण क्या होगा? श्वसन के समय घरघराहट होती है, सांस लेने में आवाज आती है और सांस लेने में कठिनाई होगी। ये उठा लिया अपन ने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और करें, ये क्यों होता है बेटा? दमा में श्वसन और श्वसनिकाओं में जो टिश्यू होता है उससे हिस्टामीन निकलता है, हिस्टामीन निकलता है। हिस्टामीन की वजह से क्या होता है बेटा? श्वसनी और श्वसनिका में शोथ हो जाता है, यानी इनका डायामीटर कम हो जाता है। श्वसनी और श्वसनिका का डायमीटर अगर कम होगा तो सांस कम जाएगी तो सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करेंगे? हम इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं 12th क्लास में, एंटीहिस्टामिन का, एंटी एड्रेनलिन का, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, ये एक एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। इसके लिए एंटीहिस्टामिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक आपकी बुक में दिया हुआ है श्वसनी शोथ। बेटा ये इंग्लिश में तो डिलीटेड है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी श्वसनी शोथ क्या होता है? कंडीशन होती है, बीमारी नहीं है। यही श्वसनी और श्वसनिका का शोथ हो जाना श्वसनी शोथ कहलाएगा। ये एक कंडीशन है जो दमा में देखी जाती है, पर रीड करने में इसमें कुछ गलत नहीं लिखा है तो आप रीड कर सकते हैं। यह श्वसनी का शोथ है, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी आती है। अब अगला आप जो पढ़ना है एनसीईआरटी से वो देखिए। नेक्स्ट, वास्तुफिति या एम्फाइसेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कीवर्ड क्या क्या उठाने? ये एक चिरकालिक रोग है जो लंबे समय तक सही नहीं होता या पूरे लाइफ पूरी तरह कभी भी ठीक नहीं होता, एक चिरकालिक रोग है। इसमें होता क्या है? कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो गई। अब भित्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो आप कैसे ठीक करोगे एज अ डॉक्टर भी? ऐसा तो नहीं करोगे कि भित्ति खराब होगी तो आप लंग्स में से सारी कुपिका निकाल के नई कुपिका लगा दोगे। इसीलिए एक चिरकालिक रोग है, ठीक है, जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगर भित्ति खराब हो गई तो गैस की विनिमय सतह बेटा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, ये कुपिका की भित्ति है, यही खराब हो गई तो अब एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं होगा, तो विनिमय सतह है घट जाएगी, विनिमय सतह घट जाएगी। इसका मुख्य कारण होता है धूम्रपान। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है, और भी कारण हो सकते हैं, धूम्रपान है। फिर आप 12th क्लास में इम्यूनिटी में पढ़ते हो, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, हम इसके इलाज के लिए, अब हम एज अ डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक पूरी तरह तो नहीं कर सकते, पर उसकी सफरिंग कम करने की कोशिश करेंगे, उसको कम पेन हो इस बात की कोशिश करेंगे, और डिजीज और ना बढ़े इसके लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए याद करिए, हम ट्रेसी नाम की शीप से, भेड़ से एक दवाई बनवाते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वो इसके इलाज में दी जाती है, एम्फाइसेमा के इलाज में दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
व्यावसायिक श्वसन रोग नाम से ही पता चल रहा है व्यवसाय की वजह से कोई श्वसन रोग हो गया। तो जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह वहां पर घिसाई-पिसाई होती है, वो उड़ के उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, उसमें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई-पिसाई तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती और वो लंग्स में पहुंच जाते हैं। दीर्घकालीन अगर प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, दीर्घकालीन अगर एक्सपोजर रहा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, शोथ, जिनसे क्या हो जाएगा, रेशेमयता, शोथ हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रेशेमयता। और रेशेमयता क्या होता है, रेशीय ऊतक की प्रचुरता। जो लंग्स के अंदर रेशीय ऊतक हैं वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं, प्रचुर हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कंकड़ पत्थर ना जाए। ये खत्म होता है बेटा आपका यहाँ पे श्वसन एवं गैसों का विनिमय एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है। जहां पर हमको रिक्वायरमेंट लगी वहां पर हमने अलग से थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिख के भी समझ लिया है। नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स आपने ऑलरेडी लगा रखे होंगे, आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रखा होगा। ये मैंने कोशिश की है एनसीईआरटी पूरी आपको लाइन बाय लाइन कवर कराने की। और उसको कवर करते वक्त हमको जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर हमने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को वापस से समझ लिया है, टेबल्स बना ली है। अब आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके लिए लेक्चर्स हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।